गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लंबे द्विजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसकी तीव्रता कितनी होगी, ये हम देखेंगे लंबे द्विजुरेखीय धारावाही चालक के लिए। तो सबसे पहले अपन चित्र बना लेते हैं। एक्स वाई एक अनंत लंबाई की चालक है, चालक तार है जिसमें तीर की निशान की दिशा में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इससे D दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर ये वायु और निर्वात में रखा हुआ है। इससे इस चालक से D दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो चालक तार से बिंदु O से x दूरी पर एक छोटे से अल्पांश हम AB ले लेते हैं। एक छोटा सा अल्पांश AB ले लिए जिसकी लंबाई dl है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये तो लंबे द्विजुरेखीय धारावाही चालक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि छोटे से अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो इसके लिए हम इस एक्स वाई धारावाही चालक के बिंदु O से x दूरी पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिए dl AB, और इसके कारण हम बिंदु P पर सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपन A को P से मिला देते हैं ऐसा, और B को भी हम P से मिला दिए। अब हम देखते हैं कि मान लो यहां पर देखते हैं बायो सेवर्ट के नियम से इस छोटे से अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम पहले पढ़ चुके हैं। dB इक्वल टू होता है μ0 बटे 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r का स्क्वायर। इस अल्पांश से जहां पर AP इक्वल टू R, इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी मान लो R है। तो निश्चित तौर पे बायो सेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा, dB इक्वल टू μ0 बटे 4 पाई I dl साइन थीटा बटे R का स्क्वायर, जहां पर I इस अनंत लंबाई के चालक एक्स वाई में बहने वाली धारा है, dl इस छोटे से अल्पांश AB की लंबाई है, और थीटा इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है, और स्मॉल r इस अल्पांश से बिंदु P की बीच की दूरी है। अब बिंदु A से BP पर लंब AC डालते हैं। चित्र में देखिए स्पष्ट है। हमने क्या किया, ये B, इसको थोड़ा सा और ठीक से ऐसा कर लें, y को ऊपर कर देते हैं थोड़ा। ये B है, तो BP पर हम अभिलंब AC ऐसा यहां पर डालते हैं। तब समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ACB या ABC। ACB में साइन थीटा बराबर होगा
AC बटे AB। चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, AC लंब है और AB कर्ण है, तो AC बटे क्या हो जाएगा, AB। देख लीजिए, मान रख दीजिए, AC अपान AB का मान है DL। हम इसको समीकरण नंबर 1 दे दिए रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या किए, बिंदु A से हमने लंब डाला BP पर, AC लंब डाला। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया, एक कोण 90 डिग्री का है, लंब है इसलिए। तो इस त्रिभुज में साइन थीटा का मान जो होगा AC बटे AB के बराबर होगा। चित्र में साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो AC बटे AB बराबर AC बटे B। AB का मान कितना है, A अल्पांश की लंबाई है, तो AB इक्वल टू DL, या इसको आगे लिखा जा सकता है AC बराबर हो जाएगा DL साइन थीटा। इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, यहां से हमने प्राप्त किया AC बराबर DL साइन थीटा। अब हम मान लो दो कोण है, यहां पर हम ले लेते हैं। मान लो कोण OPA, कोण OPA इक्वल टू अल्फा। चित्र में देखिए, हमने इस कोण को मान लो हम अल्फा ले लेते हैं, तथा कोण चित्र को देखिए APC इक्वल टू डी अल्फा। छोटा सा कोण है इसलिए हम यहां पर इसको डी अल्फा के बराबर मान लेते हैं। तब समकोण त्रिभुज APC में देखते हैं, यहां पर PCA में समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण है, PCA में पुनः यहां पर देखिए एक कोण डी अल्फा के बराबर है, तो साइन डी अल्फा बराबर होगा AC बटे AP, लंब बटे कर्ण, AC बटे AP। समझ में आ रहा है ना? इस वाले एंगल को देखिए, यहां पर ये भी समकोण त्रिभुज है, PCA समकोण त्रिभुज है, ये कोण डी अल्फा है, तो साइन डी अल्फा बराबर हो जाएगा AC बटे AP, या इसको और आगे अपन लिख सकते हैं AC बटे AB का मान दिया हुआ है। AP बराबर हमने माना है R, क्योंकि अल्पांश से बिंदु P की दूरी स्मॉल r के बराबर है, तो AC बटे R। चूंकि डी अल्फा का मान बहुत कम है, इसलिए साइन डी अल्फा को हम लगभग डी अल्फा के बराबर मान सकते हैं। क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है, इसलिए साइन डी अल्फा को हम लगभग डी अल्फा के बराबर इसको माना जा सकता है। तो मान रख दीजिए, तो डी अल्फा इक्वल टू AC बटे R, या AC इक्वल टू R इंटू डी अल्फा, समीकरण नंबर 3। तो ये हम दो समीकरण मिला, AC बराबर हो गया DL साइन थीटा और AC बराबर हो गया R इंटू डी अल्फा। इस दोनों को हम मिला देते हैं समीकरण नंबर 2 और 3 से। समीकरण नंबर 2
और 3 से दोनों इक्वेशन बराबर है। यहां पर AC इक्वल टू DL साइन थीटा है और वहां पर AC इक्वल टू R D अल्फा है, तो ये हो जाएगा DL साइन थीटा इक्वल टू R इंटू D अल्फा। दो और 3 को मिलाने के पश्चात हमको मिला आर डी अल्फा DL साइन थीटा इक्वल टू आर डी अल्फा। लेकिन हमको समीकरण नंबर 1 मालूम है। समीकरण नंबर 1 में यहां पर एक बार लिख देता हूं पुनः। समीकरण नंबर 1 है dB इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई DL साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 है। तो इस समीकरण नंबर 1 में DL साइन थीटा का मान हम रख देते हैं। रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर हमने क्या किया, 2 और 3 से तो ये प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 2 और 3 से DL साइन थीटा इक्वल टू आर डी अल्फा हमको प्राप्त हुआ। अब चूंकि DL साइन थीटा का मान इतना है, तो समीकरण नंबर 1 में DL साइन थीटा की जगह हम क्या करेंगे, आर डी अल्फा को हम रख देंगे। रख दीजिए। तो इसलिए dB इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई DL साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, R इंटू डी अल्फा बटे आर का स्क्वायर। मान रख दिए समीकरण नंबर 1 में। एक आर ऊपर के साथ नीचे वाला एक कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो हमें क्या मिलेगा, dB इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई इंटू डी अल्फा बटे आर। इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। dB बराबर हमको प्राप्त हुआ म्यू 0 बटे 4 पाई आई इंटू डी अल्फा बटे आर। अब पुनः समकोण त्रिभुज इसको देखिए। समकोण त्रिभुज AOP में ये भी 90 डिग्री का है, इसलिए भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज AOP में यहां पर हम cos का ले लेते हैं। cos अल्फा इक्वल टू OP, देखिए OP बटे AP, OP बटे AP। चित्र को देखिए, यहां पर ये 90 डिग्री का है, तो ये cos अल्फा इक्वल टू होगा OP आधार बटे कर्ण। OP का मान है D। OP का मान यहां पर दिया हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है आपको कि OP इक्वल टू हमने D माना हुआ है, तो D अपान ये AP का मान आ जाएगा R। cos अल्फा इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ, इसलिए ठीक है, समझ में आ रहा है ना। cos अल्फा इक्वल टू क्या मिला हमको, cos अल्फा इक्वल टू D बटे R, या 1 अपान R इक्वल टू हो जाएगा D अपान cos अल्फा। हमने निकाला 1 बटे R का मान निकाल लिया। 1 बटे R का मान ऐसा हो जाएगा, ये थोड़ा सा 1 अपान R इक्वल टू हो जाएगा, 1 अपान R इक्वल टू हो जाएगा cos अल्फा बटे D। ये D नीचे चला आएगा, ठीक है। 1 अपान R बराबर हमको क्या मिला, cos अल्फा बटे D। समीकरण नंबर 4 को देखिए। dB इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई इंटू डी अल्फा बटे R। यहां पर 1 बटे R का मान हम रख देते हैं।
1/r का मान क्या निकला हुआ है, cos अल्फा बटे डी। समीकरण नंबर 4 में मान रखने पर हम क्या करते हैं, 1/r का मान समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। देखिए समीकरण नंबर 4 क्या है, dB इक्वल टू μ0 बटे 4 पाई I अपॉन डी cos अल्फा इंटू डी अल्फा। ये प्राप्त होता है समीकरण नंबर 5। तो यहां तक आप सबसे पहले समीकरण नंबर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, इस छोटे से अल्पांश कारण बिंदु P पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाला, उसका मान हमको प्राप्त हुआ dB इक्वल टू μ0 बटे 4 पाई I अपॉन डी cos अल्फा डी अल्फा। अब इसके आगे हम इसको दो प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पहली विधि, यहां तक आपको निकालना है। इक्वेशन 5 आपने प्राप्त कर लिया, इसके आगे आप दो प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हम जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस डी अल्फा इक्वल टू, इसका जो मान होता है साइन अल्फा कॉस डी अल्फा प्लस cos अल्फा साइन डी अल्फा। आप लोगों ने पहले पढ़ा है ये, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, ये होता है, इसी का ये रूप है। यहां पर क्या है, साइन अल्फा प्लस डी अल्फा, साइन अल्फा प्लस डी अल्फा इक्वल टू होगा साइन अल्फा कॉस डी अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन डी अल्फा। यदि डी अल्फा, ये जो डी अल्फा का मान देखिए बहुत छोटी है, छोटी राशि है, काफी कम है, अत्यंत छोटा है, डी अल्फा अत्यंत छोटा है, इसलिए साइन डी अल्फा को लगभग हम बराबर ले सकते हैं डी अल्फा के बराबर, और कॉस डी अल्फा को हम 1 के बराबर मान सकते हैं। इसका जो मान होगा कॉस डी अल्फा का मान को हम 1 ले सकते हैं, और साइन डी अल्फा का मान को हम डी अल्फा लिया जा सकता है। मान रख दीजिए इसमें, साइन अल्फा प्लस डी अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस डी अल्फा का मान, यहां पर हमने क्या माना हुआ है, 1 माना हुआ है, तो 1 रख दीजिए, प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन डी अल्फा का मान, ये डी अल्फा के बराबर है, ये मान रख दिए ना। साइन डी अल्फा की जगह हमने डी अल्फा लिया, क्योंकि ये बहुत छोटी राशि है, इसलिए साइन डी अल्फा ये लगभग बराबर होगा डी अल्फा के, और एक कॉस डी अल्फा लगभग बराबर होगा 1 के। तो साइन अल्फा प्लस डी अल्फा इक्वल टू होगा साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। हमको चूंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस अल्फा डी अल्फा का मान निकालना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसलिए कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा का मान हो जाएगा साइन अल्फा प्लस डी अल्फा माइनस साइन अल्फा। हमने प्राप्त किया कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा
बराबर साइन अल्फा प्लस डी अल्फा, इसको हमने पक्षांतर कर दिया ना, ये इधर चलाया तो ये माइनस हो गया, तो cos अल्फा इंटू डी अल्फा बराबर साइन अल्फा प्लस डी अल्फा माइनस साइन अल्फा, हमको ये प्राप्त हुआ। समीकरण नंबर 5 में मान रख देते हैं अपन इसका। ये जो वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है इसको हम समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 5 में मान रखने पर मान रख दीजिए, dB इक्वल टू होगा μ0 बटे 4 पाई I अपान डी। cos अल्फा डी अल्फा की वैल्यू हमने प्राप्त किया है, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस डी अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो dB इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ μ0 बटे 4 पाई I अपान डी साइन अल्फा प्लस डी अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब हम क्या करते हैं, यहां तक तो हमने प्राप्त कर लिया समीकरण। अब ये जो अनंत लंबाई के जो चालक है इसको छोटे छोटे भागों में हम बांट देते हैं, ऐसा छोटा छोटा, बहुत सारे छोटे छोटे। अभी तो हमने सिर्फ भी एक छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने प्राप्त किया है, छोटे से अल्पांश के कारण। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको बहुत सारे अनेकों छोटे छोटे लंबाइयों में हम संपूर्ण चालक को अनेकों बहुत सारे छोटे छोटे लंबाइयों में बांट देते हैं। और मान लो इन अल्पांशों को, मान लो इन अल्पांशों के कारण बिंदु P से मिलाने वाली रेखा पर क्रमशः बहुत सारे एंगल बनाएंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डैश डैश अल्फा एन एंगल बनाते हैं। ये छोटा छोटा अल्पांश बिंदु P से मिलाने वाली रेखा पर क्रमशः अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ऐसा अल्फा एन तक कोण बनाते हैं। अतः संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, एक छोटे से अल्पांश के कारण है, डीएल लंबाई वाले अल्पांश के कारण है। लेकिन हम क्या किए हैं, इस पूरे अनंत लंबाई के चालक को छोटे 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 अनेकों अल्पांशों में बांट देते हैं। वो अपना अलग अलग एंगल बनाता है, अल्पांशों को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा की अलग अलग कोण बनाता है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n। अतः संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू सिग्मा dB के बराबर होगा। इस प्रकार समीकरण नंबर 5 से तो हमने ये प्राप्त किया है, dB इक्वल टू μ0 बटे 4 पाई I अपॉन डी साइन अल्फा प्लस डी अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब क्या करते हैं, इस अनंत लंबाई के चालक को छोटे छोटे खंडों में बांटते हैं और प्रत्येक अल्पांश बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के साथ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डैश 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 अल्फा n कोण बनाती है। अब संपूर्ण चालक के कारण ये जो है एक छोटे से अल्पांश का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। संपूर्ण चालक के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगा सिग्मा dB। सभी अल्पांशों का यहाँ पर योग हो जाएगा, ठीक है। अर्थात B बराबर μ0 बटे
4 पाई आई बटे डी साइन अल्फा प्लस डी अल्फा माइनस साइन अल्फा है, मान रखते जाते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ये अल्फा 1 है, तो ये क्या होगा, एक आगे हो जाएगा अल्फा प्लस डी अल्फा, तो क्या हो जाएगा ये साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन ये हो जाएगा अल्फा 3 माइनस साइन अल्फा 2। कैसे हो रहा है देखिए, अगर ये 1 है तो ये उससे एक आगे है, डी अल्फा अल्फा प्लस डी अल्फा है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1। फिर आगे ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा 3 हो जाएगा माइनस ये अगर 2 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार से क्रमशः चले जाते हैं। तो अल्फा एन माइनस तो ऐसा करते हैं अपन, साइन अल्फा एन माइनस साइन अल्फा एन माइनस 1। ये समझ में आ रहा है ना। यहां पर देखिए साइन अल्फा प्लस डी अल्फा है माइनस साइन अल्फा, अगर एफ अल्फा 1 होगा तो ये अल्फा 2 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ऐसा हल करते चले जाते हैं। ये अल्फा 2 हो गया माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 प्लस डैश डैश डैश, ये अल्फा एन होगा तो उसे एक कम हो जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा एन माइनस 1 हो जाएगा। इसको आगे और हल कर देते हैं। बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई अपॉन डी। ये इसके साथ ऐसा कैंसिल हो जाएगा, ये इसके आगे वाले पद के साथ हो जाएगा, इसी प्रकार से ये इसके पहले वाले पद के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ बचेगा यहां पर साइन अल्फा एन माइनस साइन अल्फा 1। सिर्फ ये दो पद ही बचेंगे, बाकी बीच के जो है पूरे पद एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर इसको हम 6 दे देते हैं। यदि चालक की लंबाई अनंत ले लें, इस चालक की लंबाई को यदि हम अनंत ले लेते हैं, चालक की लंबाई अनंत लेते हैं, ये इसकी लंबाई अनंत है, बहुत लंबी है ये, तो क्या होगा, अल्फा एन इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इधर से शुरू किया पर है ना, ये ऐसा एंगल बनेगा, ये लगभग ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा एन बराबर 90 और अल्फा एन बराबर माइनस 90 डिग्री होगा। ये अल्फा 1 हो जाएगा, उधर अल्फा एन लास्ट वाला, तो अल्फा एन का मान 90 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तथा अल्फा 1 का मान हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। ये मान हम समीकरण नंबर 6 में रख देते हैं। हमने जो समीकरण नंबर 6 प्राप्त किया इस पर रख देते हैं। समीकरण नंबर 6 में मान रखने पर b इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई अपॉन डी, साइन अल्फा एन का मान है 90 डिग्री माइनस ये हो जाएगा साइन माइनस 90। साइन माइनस 90 का मान होता है
माइनस, इसलिए हो जाएगा प्लस। b इक्वल टू होता है म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे डी साइन 90 डिग्री प्लस, ये माइनस बाहर हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। साइन माइनस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 90 डिग्री। इसको और आगे हल कर देते हैं। तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे डी 1 प्लस 1, या b इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई बट 2 आई बटे डी। इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। 1 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आई बटे डी। बेवर इकाई अपन लिख देते हैं, बेवर प्रति मीटर का घात 2। तो ये हो जाएगा लंबे द्विध्रुवीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा b इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई 2 आई अपान डी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको और इस रूप में लिख सकते हैं b इक्वल टू म्यू 0 बटे b इक्वल टू, इसका मान होता है 10 घात ऋण 7 10 रेस्ट पावर माइनस 7 2 आई बटे डी वेबर प्रति मीटर का घात 2। ये भी लंबे ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो ये तो पहला विधि हो गया। हम इसको और एक दूसरी विधि के द्वारा भी हल करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण नंबर जो 5 प्राप्त किए हैं उसको लिख लेते हैं। dB इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई अपान डी कास अल्फा इंटू डी अल्फा। ये समीकरण नंबर 5 हम पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पर ये समीकरण नंबर 5 जो है एक छोटे से अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। हम क्या करते हैं, इस संपूर्ण चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो x और y को बिंदु P से मिला देते हैं। ऐसा करते हैं अपन, इसको ये x को मिला दिए P से और ये y को मिला दिए P से। मान लो कोण, यहां पर दो कोण हमको प्राप्त होता है। x पहला है OPY, ये y है यहां पर OPY, ये पूरा एंगल, ये अगर अल्फा 1 के बराबर कोण OPY इक्वल टू अल्फा 1 तथा कोण OPX, ये एंगल, ये अल्फा 2 के बराबर है। कोण OPX इक्वल टू अल्फा 2, हम ऐसा मान लेते हैं। दोनों एंगल को क्या किया, सबसे पहले हम x को बिंदु P से मिलाया और y को बिंदु P से मिलाया। कोण OPY इसको हमने क्या लिया, अल्फा 1 लिया, और कोण OPX इसको क्या लिया हम, अल्फा 2 लिया। अतः
चालक XY के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, समीकरण नंबर 5 को हम समाकलित कर देंगे तो ये हो जाएगा dV का समाकलन हमको प्राप्त होगा B इंटीग्रेशन माइनस, ये चूंकि नीचे है इसलिए माइनस अल्फा टू अल्फा 1 तक हम समीकरण नंबर 5 का समाकलन कर देंगे म्यू 0 बटे 4 पाई I अपॉन D कास अल्फा इंटू डी अल्फा। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन, इस एक्स वाई पूरे के लिए हम बिंदु P पर जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो माइनस अल्फा टू अल्फा 1 तक हम समीकरण नंबर 5 को समाकलित कर देंगे। यहां पर समाकलन का चिन्ह व्यक्त करता है ये। ठीक है, इसको और आगे हल करते हैं। तो B बराबर हो जाएगा, चूंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं, B इक्वल टू, इसका समाकलन नहीं होता, म्यू 0 बटे 4 पाई I अपॉन D समाकलन माइनस अल्फा टू अल्फा 1 कास अल्फा इंटू डी अल्फा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। इसको और आगे हल कर देते हैं। B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई I बटे D और कास अल्फा डी अल्फा का जो समाकलन होता है साइन अल्फा के बराबर होता है। साइन अल्फा ये माइनस यहां पर हो जाएगा अल्फा 2 और ये लिमिट है ये उसकी माइनस अल्फा 2 और ये अल्फा 1 मान रख देते हैं अपन। तो ये B इक्वल टू हमको प्राप्त होगा म्यू 0 बटे 4 पाई I अपॉन D, ये हो जाएगा साइन अल्फा 1 माइनस साइन माइनस अल्फा 2। आगे और हल कर दीजिए इसको। B इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई I अपॉन D साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ये हमने प्राप्त किया। B इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई, समझ में आ रहा है ना, I बटे D साइन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, परंतु हमको मालूम है ये बहुत अधिक लंबाई पर है तो ये एंगल पाई बाई 2 के बराबर होगा, अल्फा 1 भी पाई बाई 2 के बराबर होगा और ये अल्फा 2 भी पाई बाई 2 के बराबर होगा। चूंकि अल्फा 1 इक्वल टू पाई बाई 2 मीन्स 90 तथा अल्फा 2 इक्वल टू पाई बाई 2 मान रख दीजिए। तो B इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई I अपॉन D साइन पाई बटे 2 प्लस साइन पाई बटे 2, या B इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई I अपॉन D। ठीक है, साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1, तो 1 प्लस 1 या B इक्वल टू होगा म्यू 0 बटे 4 पाई 2I बटे D वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। तो ये हम दूसरी विधि द्वारा भी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अनंत लंबाई या लंबे ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी दिशा क्या होगी,
इसकी जो दिशा होगी, हम दाहिने हाथ की हथेली के नियम के मुताबिक, दाहिने हाथ के नियम का हथेली क्या कहता है, इस रूप में यदि अंगूठा जो है प्रवाहित धारा की दिशा को शो करता है और उंगलियां उस बिंदु को इंगित करता है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। देख लीजिए, ऐसा अपन रखते हैं, ये धारा की दिशा को बता रहा है, उंगलियां उस बिंदु को शो कर रहा है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो ब्लैक बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर होगी, और आप लोग चूंकि बुक में हैं तो वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। तो ये हो गया लंबे ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये चूंकि एसआई पद्धति में है, सीजीएस में मान हो जाएगा इसका। सीजीएस सिस्टम में मान हो जाएगा, इस k = 1 होता है वायु अनिर्वात के लिए, चूंकि वायु अनिर्वात में रखा हुआ है तो ये हो जाएगा 2I/d गास के बराबर हमको प्राप्त होगा। b बराबर 2I/d गास के बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। अब हम इससे संबंधित एक आंकिक प्रश्न ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको अपन नोट कर लेते हैं पहले। एक लंबे तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इससे एक सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वायु में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये एक आंकिक प्रश्न है। इससे संबंधित प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना है। पहले देख लीजिए, एक लंबे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वायु में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले अपन सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र है B = μ0/4π2I/d। ये सूत्र है, ठीक है। I का मान एम्पियर में दिया हुआ है, D दूरी पर, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यहां पर दिया है, क्या क्या दिया है, I = 1
एम्पियर। प्रश्न में दिया हुआ है, साफ दिया हुआ है, 1 एम्पियर दिया हुआ है। डी का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको मीटर में बदल दीजिए। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 गुणित 10 घात ऋण 2 मीटर। आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। B इक्वल टू हमको प्राप्त करना है, और हमको मालूम है ये μ0/4 का मान कितना होता है, 10 घात ऋण 7। मान रख दीजिए। सूत्र में मान रखने पर B इक्वल टू होगा 10⁻⁻⁷। इसका मान हमको पता है, μ0/4 की जो वैल्यू है वो 10 घात ऋण 7 के बराबर है, इंटू 2 गुणित I का मान है 1 एम्पियर बटे D का मान है 1 गुणित 10 घात ऋण 2, 1 गुणित 10 घात ऋण 2। ठीक है, B बराबर क्या रखा, B इक्वल टू μ0/4 का मान 10 घात ऋण 7 गुणित 2, I का मान 1 एम्पियर दिया हुआ है, बटे D का मान क्या है, 1 गुणित 10 घात ऋण 2। इसको आगे अपन हल कर देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणित 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये होगा 2 गुणित 10 घात ऋण 5 टेस्ला। इसकी जो इकाई है टेस्ला, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2 गुणित 10 घात ऋण 5 टेस्ला। तो इस प्रकार से हम आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज हमने लंबे ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन किया, साथ ही साथ उससे संबंधित आंकिक प्रश्न का हमने हल किया। धन्यवाद।